आज की इस विशेष चर्चा में हम कुछ ऐसे विषयों पर गहराई से नजर डालेंगे जो दिखाते हैं कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। हमारे स्रोतों में पर्यावरण से लेकर सुरक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर इतिहास तक हर जगह नई चुनौतियां और उनके नए समाधान उभरते दिख रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ इन घटनाओं को जानना नहीं बल्कि इनके बीच के कनेक्शंस को समझना है। सही। कैसे जलवायु परिवर्तन पर एक वैश्विक नीति हमारी थाली पर असर डालती है और कैसे टेक्नोलॉजी एक तरफ समाधान है तो दूसरी तरफ एक नया खतरा। तो चलिए इन दिलचस्प कनेक्शन को एक एक करके खोलते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती यानी पर्यावरण से। हमारे स्रोत बताते हैं कि भारत ने ब्राजील के बेलिम में होने वाले COP30 में एक राष्ट्रीय जलवायु और प्रकृति वित्त मंच स्थापित करने की घोषणा की है। ये सुनने में एक बड़ी पहल लगती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सोचा समझा कदम है। इसकी दो बातें खास हैं। अच्छा। पहली, ये एक साझेदारी है। भारत ने ये घोषणा अकेले नहीं बल्कि कंबोडिया, कोलंबिया और अफ्रीकी द्वीप राज्यों जैसे 13 अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर की है। अच्छा, तो ये कलेक्टिव एफर्ट है। हाँ, ये दिखाता है कि ग्लोबल साउथ अब जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में नेतृत्व करने को तैयार है। और दूसरी खास बात? दूसरी खास बात है इसका दृष्टिकोण। अब तक जलवायु वित्त पोषण यानी क्लाइमेट फाइनेंसिंग वो टुकड़ों में होती थी। एक फ्रैगमेंटेड अप्रोच था। बिल्कुल। किसी एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा मिल गया, किसी दूसरे के लिए नहीं। ये नया मंच इस फ्रैगमेंटेड अप्रोच को बदलकर एक समग्र देश संचालित मॉडल अपनाएगा। अच्छा। इसका असली काम है देश की जलवायु प्राथमिकताओं को ठोस निवेश योजनाओं में बदलना और सरकार से लेकर निजी क्षेत्र तक सबको एक साथ लाना। जाहिर है इतने बड़े काम के लिए एक मजबूत वित्तीय संस्था का सहारा चाहिए होगा। बिल्कुल। और वो सहारा मिल रहा है ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी GCF से। GCF के बारे में कुछ तथ्य हमेशा ध्यान में रखने चाहिए क्योंकि ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा जलवायु कोष है जिसकी स्थापना 2010 में UNFCCC के कानकुन सम्मेलन यानी COP16 में हुई थी। ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसे कानूनी आधार मिला पेरिस समझौते से। हाँ, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9 से। ये तथ्य सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ये दिखाते हैं कि कैसे वैश्विक जलवायु राजनीति धीरे धीरे विकसित हुई है। सही। हर COP के साथ इन संस्थाओं की भूमिका और मजबूत होती जाती है। और इसका मुख्यालय इंचियोन, दक्षिण कोरिया में है। ये छोटी छोटी बातें अक्सर प्रीलिम्स में फंसा देती हैं। सही कहा। इसका मुख्य काम है विकासशील देशों को उनके NDCs यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान को हासिल करने में मदद करना। तो ये मंच उसी दिशा में एक ठोस कदम है। परिवर्तन का जमीनी असर कहाँ दिख रहा है? शायद सबसे ज्यादा हमारी थाली पर। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की एक नई रिपोर्ट इसी खतरे की घंटी बजा रही है। ये रिपोर्ट वाकई चौंकाने वाली है। आंकड़े देखिए, 1991 से 2023 के बीच आपदाओं ने कृषि क्षेत्र में लगभग $3.26 ट्रिलियन का नुकसान किया है। $3.26 ट्रिलियन। हाँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है और इसमें सबसे ज्यादा लगभग 47% नुकसान एशिया को झेलना पड़ा है। और इसकी वजह? क्योंकि यहाँ कृषि उत्पादन भी ज्यादा है और बाढ़, तूफान जैसी आपदाओं का खतरा भी। और इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? इसका सीधा असर पोषण पर है। रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 320 किलो कैलोरी की उपलब्धता कम हुई है। ये सुनने में शायद कम लगे पर उन देशों के लिए भयावह है जो पहले से ही खाद्य असुरक्षा से जूझ रहे हैं। साथ ही समुद्री हीट वेव्स ने मत्स्य संसाधनों को तबाह कर दिया है जिससे करोड़ों लोगों की आजीविका पर संकट आ गया है। तो क्या हम सिर्फ नुकसान ही गिनते रहेंगे या कोई समाधान भी है? समाधान है और रिपोर्ट में उसे गेम चेंजर कहा गया है। डिजिटल परिवर्तन। अच्छा। पूर्व चेतावनी प्रणालियां जैसे FAO का GIEWS और डेटा प्लेटफॉर्म्स समय पर सटीक जानकारी देकर जानमाल का भारी नुकसान बचा सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि भारत इस क्षेत्र में काफी आगे है। जैसे कि हमारी फासिल परियोजना है ना? बिल्कुल। फसल यानी फोरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रोमीटरोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस। ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस जैसी परियोजनाएं अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल कर रही हैं। और भी कुछ उदाहरण हैं? हाँ, किसान ई-मित्र AI चैटबॉट है, राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली है और नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं टेक्नोलॉजी को सीधे खेत तक पहुंचा रही हैं। मतलब जलवायु परिवर्तन की चुनौती जितनी बड़ी है उससे निपटने के लिए उतने ही नए और इनोवेटिव तरीके भी खोजे जा रहे हैं। बिल्कुल। COP30 से जुड़ी कुछ और पहले भी इसी दिशा में है। हाँ,
दो और पहलू का जिक्र जरूरी है। एक है ICFCT, जलवायु परिवर्तन और व्यापार पर एकीकृत मंच। हाँ, इसका काम है व्यापार नीतियों और जलवायु एक्शन के बीच टकराव को रोकना। दिलचस्प बात यह है कि यह WTO और UNFCCC दोनों से स्वतंत्र होगा। अच्छा। और दूसरा है FWB यानी फूड वेस्ट ब्रेक थ्रू। लक्ष्य साफ है, 2030 तक वैश्विक खाद्य अपशिष्ट को आधा करना। और एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है इम्पैक्ट बॉन्ड का। ये क्या है? ये है सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड या SOIB। ये मौसम और जलवायु डेटा पर दुनिया का पहला इम्पैक्ट बॉन्ड है। दुनिया का पहला? हाँ, इसका मकसद LDCs और SID जैसे छोटे और गरीब देशों को मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए जरूरी ग्लोबल बेसिक ऑब्जर्विंग नेटवर्क यानी GBON के मानकों को पूरा करने में मदद करना है। ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये एक तरह का परिणाम आधारित निवेश है। बिल्कुल। इसे SOFF द्वारा विकसित किया गया है, जो UNEP, WMO और UNDP का एक संयुक्त UN कोष है। तो टेक्नोलॉजी जहां एक तरफ कृषि जैसी समस्याओं का समाधान दे रही है, वहीं दूसरी तरफ ये सुरक्षा के लिए एक नई और बेहद पेचीदा चुनौती भी पैदा कर रही है, जिसे व्हाइट कॉलर आतंकवाद कहा जा रहा है। जी। ये पारंपरिक आतंकवाद से कैसे अलग है? ये आतंकवाद की पूरी धारणा को ही बदल देता है। अब तक हम आतंकवाद को बेरोजगारी, गरीबी और गुमराह युवाओं से जोड़कर देखते थे। लेकिन व्हाइट कॉलर आतंकवाद में डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य पेशेवर लोग शामिल होते हैं, जो अपनी सामाजिक विश्वसनीयता, अपने नेटवर्क और अपने तकनीकी कौशल का इस्तेमाल हिंसक गतिविधियों के लिए करते हैं। ये तो बहुत ही डरावना है। मतलब अब खतरा सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि समाज के सबसे पढ़े लिखे और सम्मानित तबके के भीतर से भी है। बिल्कुल। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? स्रोत इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सिद्धांत बताते हैं। एक है रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी। रिलेटिव डेप्रिवेशन थ्योरी। हाँ। इसके अनुसार उग्रवाद तब पैदा होता है जब किसी समूह को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और उसे खुद को स्थापित करने का मौका नहीं मिल रहा। अच्छा। और दूसरा है सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, जिसमें कोई असंतुष्ट व्यक्ति अपनी पहचान की तलाश में किसी उच्च उद्देश्य वाले चरमपंथी समूह से जुड़ जाता है। और इसमें टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है? टेक्नोलॉजी की भूमिका सबसे बड़ी है। आज आतंकी संगठनों को सिर्फ बंदूक चलाने वाले नहीं चाहिए, उन्हें टेक एक्सपर्ट चाहिए। हाँ, उन्हें एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा और साइबर हमले करने वाले तकनीकी विशेषज्ञ चाहिए। और ये विशेषज्ञ उन्हें इसी व्हाइट कॉलर वर्क से मिलते हैं। और ये व्हाइट कॉलर आतंकवाद लोन वुल्फ हमलों और स्लीपर सेल जैसे पुराने तरीकों के साथ मिलकर तो और भी खतरनाक हो जाता होगा। निश्चित रूप से। इसलिए भारत की रणनीति भी बहुआयामी है। एक तरफ NIA, NSG जैसी विशेष जांच एजेंसियां हैं, तो दूसरी तरफ UAPA जैसा सख्त कानून। आतंकी वित्त पोषण पर भी रोक जरूरी है। बिल्कुल। उसके लिए विशेष सेल बनाए गए हैं और जरूरत पड़ने पर सर्जिकल स्ट्राइक जो 2016 में हुई और ऑपरेशन सुंदर 2025 में जैसी जवाबी कार्रवाई भी की गई है। आतंकवाद जैसी चुनौतियां सिर्फ देश के अंदर नहीं, बल्कि सीमाओं पर और समुद्र में भी नए तनाव पैदा कर रही हैं। चलिए देखते हैं कि पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीपों पर ये तनाव कैसे दिख रहा है। सेनकाकू द्वीप समूह, जिसे चीन द्याओयू कहता है, ये पूर्वी चीन सागर में स्थित एक रणनीतिक लोकेशन है। इस पर प्रशासन तो जापान का है, लेकिन चीन इस पर अपना दावा करता है। और हाल ही में ये फिर से चर्चा में था। हाँ, हाल ही में चीनी जहाजों के इसके पास से गुजरने के कारण यहाँ तनाव फिर से बढ़ गया है। ऐसी जगहों की भौगोलिक स्थिति परीक्षाओं के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होती है। ऐसा ही एक और रणनीतिक जलमार्ग है एनेगाडा पैसेज, जो सुर्खियों में था। हाँ, एनेगाडा पैसेज अटलांटिक महासागर को कैरिबियन सागर से जोड़ता है और ये ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स को लीवार्ड आइलैंड से अलग करता है। और ये चर्चा में क्यों आया? ये हाल ही में इसलिए चर्चा में आया क्योंकि अमेरिका यहाँ नार्को आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सदर्न स्पीयर चला रहा है और उसके जहाज इस पैसेज से गुजरे। ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये दिखाता है कि कैसे वैश्विक शक्तियां महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहती हैं। बिल्कुल। इस तनावपूर्ण माहौल में जाहिर है कि देश नए आर्थिक और रणनीतिक साझेदार ढूंढ रहे हैं। इसी कड़ी में भारत और यूरेशियाई आर्थिक संघ EAEU के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बात चल रही है। बिल्कुल। EAEU एक महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन है। इसके सदस्य हैं रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आर्मेनिया। ये लिस्ट प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो सकती है। हाँ, ये UPSC प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। भारत के लिए इस ब्लॉक के साथ FTA करना मध्य एशिया में अपनी आर्थिक पहुंच बढ़ाने का एक शानदार अवसर हो सकता है।
तो एक तरफ हम धरती पर इन जियोपॉलिटिकल टेंशन से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ इंसानियत की नजरें मंगल ग्रह के रहस्यों पर टिकी हैं। नासा का एस्केपेड मिशन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। एस्केपेड का पूरा नाम है एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर्स। काफी लंबा नाम है। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प मिशन है। इसका काम ये अध्ययन करना है कि सूर्य से आने वाली सौर पवनें यानी सोलर विंड वो मंगल ग्रह के कमजोर चुंबकीय क्षेत्र के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं और कैसे वे धीरे धीरे मंगल के वायुमंडल को उड़ाकर अंतरिक्ष में ले जा रही हैं। तो ये हमें बताएगा कि मंगल आज एक ठंडा और सूखा ग्रह क्यों बन गया। एकदम सही। और इसे एक खास जगह पर स्थापित किया गया है, लैग्रेंज पॉइंट 2 पर। ये लैग्रेंज पॉइंट्स क्या होते हैं? लैग्रेंज पॉइंट्स अंतरिक्ष में कुछ खास पार्किंग स्पॉट्स की तरह हैं। ये वो जगह है जहां दो बड़े पिंडों जैसे सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक दूसरे को संतुलित कर देता है। मतलब ये एक तरह का स्पेस पार्किंग स्पॉट है जहां सैटेलाइट को सिर रहने के लिए बहुत कम ईंधन खर्च करना पड़ता है। एकदम सही। इससे मिशन की उम्र काफी बढ़ जाती है। भारत का आदित्य L1 मिशन भी लैग्रेंज पॉइंट 1 पर ही स्थित है। भविष्य की इन ऊंची उड़ानों के बीच अपने इतिहास की जड़ों को याद रखना भी उतना ही जरूरी है। हाल ही में एक ऐसे ही नायक करतार सिंह सराभा को उनकी पुण्यतिथि पर याद किया गया। करतार सिंह सराभा एक असाधारण क्रांतिकारी थे। सोचिए, महज 17 साल की उम्र में वे 1913 में अमेरिका में स्थापित गदर पार्टी के सदस्य बन गए थे। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 17 साल की उम्र में? हाँ, उन्होंने गदर अखबार के पंजाबी संस्करण के प्रकाशन में अहम भूमिका निभाई और फिर भारत लौटकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ सैनिकों को विद्रोह के लिए संगठित करने का प्रयास किया। और लाहौर षड्यंत्र केस में मात्र 19 साल की उम्र में उन्हें फांसी दे दी गई। बिल्कुल, इतनी कम उम्र में देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। उनका जीवन आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इतिहास की तरह ही हमारी भौगोलिक पहचान भी हमारी विरासत का हिस्सा है। इसी कड़ी में गुजरात के अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग मिला है। हाँ, ये बनासकांठा जिले का प्रसिद्ध संगमरमर है जो अपने दूधिया सफेद रंग और टिकाऊपन के लिए जाना जाता है। और जीआई टैग के बारे में कुछ बताइए। जीआई टैग, जो वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है, ये किसी उत्पाद को उसकी विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति से जोड़ता है। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इससे उस उत्पाद की गुणवत्ता की गारंटी मिलती है? हाँ, और साथ ही उस क्षेत्र के कारीगरों और उत्पादकों के हितों की भी रक्षा होती है। इसकी वैधता 10 साल की होती है। और अंत में एक ऐसी परंपरा की बात करते हैं जो 5000 साल पुरानी बताई जाती है, हिमाचल प्रदेश का रौलाने उत्सव। ये किन्नौर क्षेत्र का एक अद्भुत और प्राचीन उत्सव है। इसमें 2 पुरुष प्रतीकात्मक दूल्हा और दुल्हन बनते हैं जिन्हें रोला और रोलेन कहा जाता है। अच्छा। वे किन्नौरी ऊनी परिधानों से पूरी तरह ढके होते हैं और बागी नारायण मंदिर तक शोभा यात्रा निकालकर भक्तिपूर्ण नृत्य करते हैं। ये उत्सव प्रकृति, दिव्यता और स्थानीय समुदाय के गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। तो आज हमने देखा कि कैसे COP30 की वैश्विक नीतियों से लेकर किन्नौर के एक स्थानीय उत्सव तक हर जगह बदलाव और परंपरा का एक अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। हाँ, और इन सभी विषयों में एक ही धागा पिरोया हुआ है, बदलती दुनिया की चुनौतियां और उनके लिए खोजे जा रहे नए समाधान। चाहे वो जलवायु वित्त के नए मॉडल हों, आतंकवाद का व्हाइट कॉलर रूप हो या मंगल ग्रह के रहस्य। तैयारी के लिए यह समझना जरूरी है कि ये सभी मुद्दे अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते, जैसे जैसे AI, ड्रोन और स्पेस टेक जैसी शक्तिशाली तकनीकें हमारे जीवन का हिस्सा बन रही हैं, क्या वे पारंपरिक समस्याओं को सुलझाने का सबसे प्रभावी साधन बनेंगी या फिर वे व्हाइट कॉलर आतंकवाद जैसी नई, ज्यादा जटिल और अप्रत्याशित चुनौतियां पैदा करेंगी? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की हमारी पड़ताल एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो सुनने में शायद थोड़ा ऐतिहासिक लगे, पर जिसका असर हम आज भी अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं। सवाल ये है कि क्या 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने जो एक शिक्षा नीति शुरू की थी,
उसका साया आज भी हमारी अदालतों पर, हमारी संस्कृति पर और यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके पर भी है। बिल्कुल। और ये पड़ताल सिर्फ अतीत की धूल झाड़ने तक ही नहीं है। आज के जो स्रोत हैं वो हमें आज की कुछ बड़ी उलझनों से भी जोड़ते हैं। जैसे हम देखेंगे कि कैसे आयाराम गयाराम की राजनीति को रोकने के लिए बनाया गया दल बदल विरोधी कानून वो खुद ही एक राजनीतिक पहेली बन गया है। अच्छा। और कैसे सुप्रीम कोर्ट को बाघों और इंसानों के बीच जो टकराव बढ़ रहा है उसे रोकने के लिए दखल देना पड़ा। और ये संतुलन साधने की चुनौती सिर्फ देश के अंदर ही नहीं है। हम भारत अफ्रीका संबंधों में छुपे हुए विशाल अवसरों पर और चीन की बढ़ती मौजूदगी पर भी नजर डालेंगे। हाँ, और अंत में विज्ञान से लेकर अर्थव्यवस्था तक कुछ बहुत दिलचस्प सुर्खियां भी हैं। तो चलिए इस गहरी और दिलचस्प पड़ताल में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के उस हालिया बयान से। उन्होंने 1835 के मैकॉले मिनट का जिक्र किया। बयान में कहा गया कि इस नीति ने भारत के सांस्कृतिक और बौद्धिक आधार को कमजोर करने का एक अभियान शुरू किया। तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या स्रोत वाकई इसके गहरे असर की तरफ इशारा करते हैं? देखिए, स्रोत बताते हैं कि इसका असर बहुत गहरा है और कई स्तरों पर है। इसे सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर समझना एक भूल होगी। अच्छा। वो 5 मुख्य क्षेत्रों को उजागर करते हैं जहां ये असर आज भी दिखता है। और मजे की बात यह है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। पहला और सबसे साफ है भाषा। अदालतों में, उच्च शिक्षा में, यहां तक कि कॉर्पोरेट जगत में भी अंग्रेजी का जो दबदबा है वो सिर्फ एक भाषा का दबदबा नहीं है। तो फिर क्या है? वो एक तरह का कल्चरल गेटकीपिंग बन गया है। इससे एक बहुत बड़ी आबादी जो अपनी भाषाओं में बहुत प्रतिभाशाली है वो अवसरों की दौड़ में पीछे रह जाती है। भाषा का दबदबा तो समझ में आता है, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि ये संस्कृति तक कैसे पहुंच गया, क्योंकि कपड़े या खाना पीना तो मतलब व्यक्तिगत पसंद भी हो सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पे दूसरा पॉइंट आता है संस्कृति। जब एक भाषा को श्रेष्ठता का दर्जा मिल जाता है तो उसके साथ जुड़ी हर चीज, उसका साहित्य, उसके मूल्य, पहनावा, वो अपने आप बेहतर मानी जाने लगती है। अच्छा। और इसका एक खतरनाक नतीजा ये होता है कि आप अपनी ही ज्ञान प्रणालियों को, चाहे वो आयुर्वेद हो, योग हो, उसे अवैज्ञानिक या पिछड़ा मानकर देखने लगते हैं। बिल्कुल। उसे हीन दृष्टि से देखने लगते हैं। और जब आप अपनी ही चीजों को कम समझने लगते हैं तो बाहर से आई चीजों को बिना सवाल किए अपनाना आसान हो जाता है। शायद यहीं पर कानून जैसी चीजें आती हैं। हाँ, आईपीसी, राजद्रोह कानून या जो पुलिस व्यवस्था का ढांचा है, ये सब औपनिवेशिक विरासत है। इनका मूल मकसद जनता की सेवा करना था ही नहीं, बल्कि उन पर नियंत्रण स्थापित करना था। ठीक है। चौथा है आर्थिक प्रणाली, जहां हमने विकास के लिए दशकों तक आयातित मॉडलों पर भरोसा किया। और 5वां है ज्ञान प्रणालियां, जहां रिसर्च के लिए भी हम पश्चिम पर इतने निर्भर हो गए कि हमारी अपनी देशज ज्ञान परंपराएं हाशिए पर चली गई। तो अगर समस्या इतनी गहरी और इतनी जुड़ी हुई है तो इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? स्रोतों में एक बहुत भारी भरकम शब्द का जिक्र है, संज्ञानात्मक विऔपनिवेशीकरण या कॉग्निटिव डीकॉलोनाइजेशन। हाँ, चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सरल भाषा में मतलब है सोच के स्तर पर गुलामी से आजादी। ये सिर्फ सड़कों या शहरों के नाम बदलने से कहीं ज्यादा गहरा है। तो ये होगा कैसे? स्रोत इसके लिए एक 3 स्तरीय रणनीति बताते हैं। पहला है नीतिगत उपाय, यानी पॉलिसी लेवल पर बदलाव। जैसे नई शिक्षा नीति। बिल्कुल, जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर देना, या फिर आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता जैसे नए कानून लाना। ये ढांचागत बदलाव हैं। और दूसरा स्तर शायद सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक है, जैसे हमने देखा कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया। हाँ। या फिर नए संसद भवन में सिंगोल की स्थापना। बिल्कुल, ये सांस्कृतिक पुनरुद्धार का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक मान्यता मिलना भी इसी दिशा में एक कदम है। ये कदम हमारी विरासत में गर्व की भावना जगाते हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी स्तर है व्यावहारिक परिवर्तन। आत्मनिर्भर भारत जैसा अभियान सिर्फ सामान बनाने के बारे में नहीं है, ये आत्मविश्वास बनाने के बारे में है। सही। या मिशन लाइफ, जो जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए पश्चिमी उपभोक्तावाद के बजाय भारतीय दर्शन पर आधारित एक टिकाऊ जीवन शैली का प्रस्ताव रखता है। ये तीनों मिलकर उस मानसिकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ हम उन कानूनों को बदलने की बात कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने हम पर थोपे थे, लेकिन उन कानूनों का क्या जो हमने आजादी के बाद खुद बनाए? अच्छा सवाल है। क्या वे हमेशा उस मकसद को पूरा करते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया था? और इसी सवाल से हम 10वीं अनुसूची
यानी दल बदल विरोधी कानून पर आते हैं। हाँ, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को कुछ विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में हो रही देरी के लिए फटकार लगाई। ये कानून तो अच्छी मंशा से लाया गया था, फिर ये इतना विवादित क्यों हो जाता है? इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 1980 के दशक में आया राम गया राम का जो मुहावरा था, वो भारतीय राजनीति की अस्थिरता का प्रतीक बन गया था, जहां विधायक रातों रात पार्टियां बदल लेते थे। बिल्कुल। इसे रोकने के लिए 1985 में 52वें संविधान संशोधन के जरिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका मकसद था राजनीतिक खरीद फरोख्त को रोकना और जनादेश का सम्मान करना। ठीक है। इसके तहत किसी सदस्य की सदस्यता 4 मुख्य आधारों पर जा सकती है, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, वो 4 आधार क्या है? उन्हें ठीक से समझ लेते हैं। जरूर। पहला, अगर कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे। ठीक है। दूसरा, और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, अगर वो सदन में अपनी पार्टी के विप यानी निर्देश के खिलाफ जाकर वोट करे या वोटिंग से दूर रहे। तीसरा, अगर कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के 6 महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। और चौथा, अगर कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किसी दल में शामिल हो जाता है। लेकिन इसमें एक बड़ी खिड़की भी छोड़ दी गई है, विलय या मर्जर वाली, जिसका इस्तेमाल हमने कई राज्यों में देखा है। हाँ, और यही इस कानून का सबसे विवादास्पद पहलू है। अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक या सांसद किसी दूसरी पार्टी में विलय का फैसला करते हैं, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा? नहीं, इसे पार्टी का विलय माना जाएगा। लेकिन असली पेंच यहाँ स्पीकर की भूमिका को लेकर है। अयोग्यता पर अंतिम फैसला सदन के अध्यक्ष को लेना होता है, और अध्यक्ष अक्सर सत्ताधारी दल का ही सदस्य होता है। उन पर पक्षपात के आरोप लगते हैं, बार बार लगते हैं, कि वे अपने दल के हितों को साधने के लिए या तो फैसला लेने में जानबूझकर देरी करते हैं या फिर पक्षपातपूर्ण फैसला देते हैं। तो क्या अध्यक्ष का फैसला अंतिम है? उसे कहीं चुनौती नहीं दी जा सकती? यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए। 3 ऐतिहासिक केस हैं जिन्होंने इस स्थिति को काफी हद तक साफ किया है। अच्छा, पहला और सबसे महत्वपूर्ण केस है कियोतो होलाहन केस 1992। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही कि अध्यक्ष का फैसला न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के दायरे से बाहर नहीं है। मतलब उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है? हाँ, अध्यक्ष इस मामले में एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है और उसके फैसले को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। मतलब अध्यक्ष मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकता। और जो देरी की बात हमने की, उस पर भी कोर्ट ने कुछ कहा है? बिल्कुल। इसी को लेकर दूसरा अहम केस था राजेंद्र सिंह राणा केस 2007। इसमें कोर्ट ने साफ किया कि अध्यक्ष अयोग्यता की याचिका को अनिश्चित काल के लिए अपनी मेज पर दबाकर नहीं बैठ सकता। और फिर आया 2020 का कीशम मेघचंद्र सिंह केस, जिसने इस मामले में एक तरह से कील ठोक दी। उसने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि जब तक कोई असाधारण परिस्थिति न हो, अध्यक्ष को अयोग्यता की याचिकाओं पर आमतौर पर 3 महीने के भीतर फैसला ले लेना चाहिए। 3 महीने? ये जो बहुत अहम जानकारी है। तो तेलंगाना का हालिया मामला इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। एकदम। कोर्ट स्पीकर को यही समय सीमा याद दिला रहा है। वो कह रहा है कि आप अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। बाघों और इंसानों के बीच संतुलन बनाना एक जटिल घरेलू चुनौती है, लेकिन ऐसी ही संतुलन साधने की कोशिश भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कर रहा है, खासकर अफ्रीका को लेकर। हाँ, जहां अवसर और चुनौतियां साथ साथ चलती हैं। पहले पर्यावरण की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंसान और वन्यजीव संघर्ष पर कुछ बहुत कड़े निर्देश दिए हैं। ऐसा क्यों है कि बाघों के संरक्षण की हमारी सफलता ही अब एक नई चुनौती बन गई है? ये संरक्षण का एक विरोधाभास है। भारत में बाघों की संख्या बड़ी है, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन साथ ही इंसानी आबादी और विकास की गतिविधियां भी जंगलों के करीब पहुंच रही हैं। इससे टाइगर कॉरिडोर्स टूट रहे हैं और इंसानों और बाघों का आमना सामना बढ़ रहा है। अच्छा। इसी बढ़ते संघर्ष को देखते हुए कोर्ट ने कुछ बहुत साफ दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहला, टाइगर रिजर्व के कोर यानी सबसे घने और संवेदनशील क्षेत्रों में कोई भी टूरिस्ट सफारी नहीं होगी। ये पूरी तरह से बाघों के लिए सुरक्षित होगा। हाँ। और बफर जोन का क्या, यानी कोर एरिया के आसपास के इलाकों का? अब उन पर भी लगाम लगाई गई है। कोर्ट ने कहा है कि बफर क्षेत्रों में कमर्शियल माइनिंग, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग और बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक होगी। और एक बहुत ही प्रगतिशील कदम उठाया गया है। वो क्या है? कोर्ट ने सिफारिश की है कि मानव वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा का दर्जा दिया जाए। प्राकृतिक आपदा?
इसका क्या मतलब हुआ? इसका तर्क ये है कि जैसे बाढ़ या सूखे में सरकार मदद करती है, वैसे ही अगर किसी का जानवर मारा जाता है या फसल बर्बाद होती है तो उसे तेजी से और व्यवस्थित तरीके से मुआवजा मिल सके। इससे स्थानीय लोगों में संरक्षण के प्रति विश्वास बढ़ेगा। ये तो बहुत जरूरी कदम है। और अब इसी संतुलन की बात विदेशी संबंधों में करते हैं। स्रोतों से पता चला है कि भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन पिछले 10 साल से नहीं हुआ है। हाँ, एक बहुत लंबा गैप है। तो हम क्या अवसर खो रहे हैं, खासकर तब जब चीन अफ्रीका में बहुत आक्रामक तरीके से अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। अवसर बहुत बड़े हैं। अफ्रीका आज दुनिया का सबसे युवा महाद्वीप है। वहां एक विशाल बाजार बन रहा है, खासकर अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र AfCFTA के लागू होने के बाद। भारत पहले से ही अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब को पार कर चुका है। तो फिर चुनौतियां कहाँ हैं? सबसे बड़ी चुनौती है चीन की चेकबुक डिप्लोमेसी और उसकी ऋण जाली यानी डेट ट्रैप वाली नीति। अच्छा। वो तेजी से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज देता है, जिसे चुकाने में कई देश नाकाम हो जाते हैं और फिर चीन का उन पर रणनीतिक दबदबा बढ़ जाता है। और हमारी तरफ से क्या कमी है? हमारी परियोजनाओं में नौकरशाही की वजह से अक्सर देरी होती है। G20 में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलवाकर भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम तो उठाया है, लेकिन अब जमीन पर उसे ठोस परियोजनाओं में बदलना होगा। मतलब हमें सिर्फ एक बेहतर विकल्प नहीं बनना है, बल्कि एक ज्यादा कुशल और भरोसेमंद विकल्प भी बनना है। बिल्कुल। चलिए अब आखिर में कुछ और जरूरी विषयों पर एक तेज नजर डालते हैं। जरूर। सबसे पहले विज्ञान से जुड़ी एक खबर, सेंटिनल-6B। ये नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त उपग्रह है। इसका काम क्या है? इसका मुख्य काम है समुद्र के बढ़ते जल स्तर पर नजर रखना, वो भी मिलीमीटर तक की सटीकता से। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा? इससे हमें न सिर्फ जलवायु परिवर्तन के असर को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी, बल्कि चक्रवाती तूफानों की भविष्यवाणी भी ज्यादा सटीक हो सकेगी। विज्ञान में एक और दिलचस्प विकास है, प्रिसिजन बायोथेरेप्यूटिक्स। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। ये बिल्कुल वही है। इसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी कहते हैं। मतलब हर इंसान के लिए अलग इलाज? हाँ, किसी व्यक्ति के खास जेनेटिक प्रोफाइल के हिसाब से उसका इलाज या दवा तैयार करना है। ये खासकर दुर्लभ आनुवांशिक बीमारियों और कैंसर जैसे रोगों के इलाज में क्रांति ला सकता है। तकनीक की बात हो रही है तो आजकल ये डिजिटल अरेस्ट वाले स्कैम्स बहुत सुनने में आ रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध संधि पर अपना रुख साफ करने को कहा है। ये संधि क्या है? यह साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक समझौता है। इसका मकसद है कि दुनिया के देश मिलकर ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी से लड़ सकें। ठीक है। अर्थव्यवस्था की तरफ देखें तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने IPOs को लेकर एक चिंता जताई है। हाँ। उन्होंने कहा है कि IPO का इस्तेमाल शुरुआती निवेशकों के लिए एग्जिट रूट के तौर पे ज्यादा हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कई नई कंपनियां जब अपना IPO लाती हैं तो उनका असली मकसद कंपनी के विस्तार के लिए पैसा जुटाना कम, और जो शुरुआती बड़े निवेशक हैं उन्हें अपना हिस्सा ऊंचे दाम पर बेचकर बाहर निकलने का रास्ता देना ज्यादा होता है। ये तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं। और अंत में 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाला ये आयोग ये सिफारिश करता है कि केंद्र सरकार टैक्स से जो कमाई करती है उसका कितना हिस्सा राज्यों के साथ बांटा जाना चाहिए। ये अगले 5 साल यानी 2026 से 2031 के लिए देश के वित्तीय रोड मैप की नींव रखता है। तो मैकाले की विरासत और उसे बदलने की कोशिशों से लेकर दल बदल की राजनीतिक पहेलियों तक और बाघों के लिए सुरक्षित जंगल से लेकर अफ्रीका के साथ अवसरों की तलाश तक, आज की चर्चा ने दिखाया कि भारत एक साथ कई मोर्चों पर बदलाव, संतुलन और चुनौतियों का सामना कर रहा है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाता हूँ, बताइए। आज हमने संज्ञानात्मक औपनिवेशीकरण के लिए कर्तव्य पथ और सेंगोल जैसे प्रतीकात्मक बदलावों का जिक्र किया। हाँ। सोचने वाला सवाल यह है कि क्या असली मुक्ति ऐसे प्रतीकों को बदलने से आती है, या फिर हमें उन कानूनी, शैक्षिक और आर्थिक ढांचों में मौलिक बदलाव करने होंगे जो हमें विरासत में मिले हैं। विरासत का सम्मान करने और उस प्रगति को अपनाने जिसके तार शायद औपनिवेशिक काल से ही जुड़े हों। इसके बीच की महीन रेखा आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए?